हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 33 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट डालनी है 19 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चों, ये चैप्टर आपका पहले भी 2 या 3 वर्कशीट में आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रवाद के बारे में बता दूं कि जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद लोगों की उस समूह या आस्था का नाम है जिसके तहत वो खुद को एक परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद या संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। ठीक है, तो ये जो एकजुटता की भावना थी, जब ये यूरोप में फैली, जब ये राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में फैली तो यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है, अब देखिए 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद था। तो देखिए 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया था। बच्चों, 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। मतलब जो रूढ़िवादी थे उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की रीति रिवाजें थी, जो वहाँ की परंपराएं थी, जो पहले से ही जो संस्थाएं चली आ रही थी, रीति रिवाज या परंपराएं थी, उन्हीं को उन्होंने मान्यता दी। रूढ़िवाद का मतलब है जो चला आ रहा है उसी को एज इट इज फॉलो कर लेना। एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास को जोड़ दिया और कोई भी उन्होंने परिवर्तन नहीं होने दिया। ठीक है, और बल्कि क्या किया, क्रमिक विकास, क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। बच्चों, आपको याद रखना है, शिखर सम्मेलन का नाम क्या था, कांग्रेस था। ठीक है, इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। बच्चों, जब नेपोलियन की हार हुई थी, अभी आप इस वर्कशीट में भी आगे पढ़ेंगे, तो जब नेपोलियन की हार हुई थी तो ड्यूक मेटरनिख ने राज्यभार संभाल लिया था। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिख, उसने इस कांग्रेस का आयोजन किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि वियना संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, कांग्रेस में किए गए थे। ठीक है, और कांग्रेस क्या था, एक शिखर सम्मेलन का नाम था। ठीक है, आपको राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं याद रखना है, राजनीतिक पार्टी का नाम भी कांग्रेस है, लेकिन आपको याद रखना है जब आप पढ़ेंगे 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, तो कांग्रेस क्या है, यहाँ पर एक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। अभी हमने पढ़ा था कि 1815 में वियना संधि की गई थी, है ना। तो देखिए उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी, पुनर्स्थापना। जो बुर्बो राजवंश था, इसका पहले अपना अधिकार स्थायित्व था, लेकिन उसके बाद फिर इसका पतन हो गया था, फिर दोबारा इसकी पुनर्स्थापना की गई थी बुर्बो राजवंश की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। रूढ़िवादी, ठीक है, जो पहले चला आ रहा है उसे ही एज इट इज, उसी व्यवस्था को फॉलो करना, उसी व्यवस्था को कायम रखना, इसका बुर्बो राजवंश का मुख्य उद्देश्य था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसे नेपोलियन के समय जीते थे, जो फ्रांस ने जीते थे नेपोलियन के समय, और उन क्षेत्रों से, उन इलाकों से अपना अधिकार खो दिया था। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई, जिससे कि फ्रांस अपनी सीमा विस्तार ना कर ले, इसलिए नए राज्यों पर रोक लगा दी गई। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें ड्यूक मेटरनिख के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए ड्यूक मेटरनिख, इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक है, 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहाँ की राजनीति में? यूरोप की राजनीति में। ठीक है, हम यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो देखिए इन्होंने यूरोप की जो राजनीति थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ड्यूक मेटरनिख ने। आपको ये नाम याद रखना है।
यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। बच्चों ये लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन किसने कही थी? ड्यूक मेटरनिक ने कही थी कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़ितंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब नेपोलियन युद्ध में हार गया था तो इसकी हारने के बाद जो यूरोप की पुनर्रचना हुई थी या रूढ़ितंत्र की जो स्थापना हुई थी तो उसमें ड्यूक मेटरनिक ने अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्यूसेप मैत्सनी के बारे में। ज्यूसेप मैत्सनी, तो देखिए इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात ये वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। किसके सदस्य बने थे? एक गुप्त संगठन था, ठीक है, और ये कहाँ पे था? कार्बोनारी में था, ये प्लेस का नाम है। तो वहाँ पे गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे ज्यूसेप मैत्सनी। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। बच्चों जब ये मात्र 24 साल के थे तो इन्होंने क्या किया था? लिगुरिया में क्रांति कर दी थी, ठीक है। तो फिर उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। अपना जो देश था उससे उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, जेनोआ से। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। देश निकाला मिलने के बाद इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, ये एक संगठन का नाम है यंग इटली। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्ने में यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप। देखो ये खुद यंग थे, ये 24 वर्षीय थे, तो इन्होंने क्या किया था? जो यंग मतलब जो युवा वर्ग था उसको इस संगठन का सदस्य बनाया था, ठीक है। तो दूसरा संगठन क्या था? यंग यूरोप था। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया, ठीक है। तो ये जो थे ये क्या थे? ये प्रजातांत्रिकता को अपनाने वाले व्यक्ति थे, प्रजातांत्रिकता के विचारों को फैलाने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया? राजतंत्र का विरोध किया, है ना, और राजतंत्र का विरोध किया और जो रूढ़िवादी थे वहाँ पर, है ना, तो उनके मन में भय उत्पन्न कर दिया। और मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है, बताया है। क्योंकि मेटरनिक रूढ़िवादी थे तो सबसे ज़्यादा खतरनाक किसको माना है इन्होंने? ज्यूसेप मैत्सनी को माना है। तो बच्चों अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहले प्रश्न समझाऊंगी मैं आपको, उसके बाद आप उत्तर समझेंगे। प्रश्न पहला है, वियना संधि की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ी थी। दूसरा है मेटरनिक की भूमिका। मेटरनिक ने ज्यूसेप मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना है? तो हमने यहाँ जाना था क्योंकि इसने राजतंत्र का विरोध किया था, है ना, और जो मेटरनिक था वो रूढ़िवादी था, इसीलिए इसने खतरनाक दुश्मन बताया है। मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी सभी प्रश्नों के आंसर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? तो नेपोलियन युग के उपरांत हमने अभी पढ़ा था कि जो मेटरनिक था उसने अपना शासन संभाल लिया था। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब मैं यहाँ पे आपको विशेषताएं दिखाती हूँ। पहली है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, ठीक है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। एक समय पहले बुर्बो राजवंश की स्थायित्व में था, है ना, बुर्बो राजवंश स्थायित्व में था, लेकिन फिर जब इसका पतन हो गया फिर दोबारा इसकी पुनर्स्थापना की गई थी फ्रांस में। दूसरा है, यूरोप ने नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम की। आप यहाँ पे पॉइंट डाल लीजिएगा। यूरोप ने नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम की। रूढ़िवादी व्यवस्था जो चली आ रही थी पहले से ही, जो संस्थाएं थी, है ना, और जो लोग कार्य कर रहे थे उन्होंने जैसी रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं व्यवस्थाओं को कायम किया था। नंबर 3 पॉइंट है, फ्रांस ने उन स्थानों से आधिपत्य खो दिया था जो उसने नेपोलियन के समय में जीते थे, है ना। जब नेपोलियन का वाटरलू के युद्ध में जब वो हार गया था तो उसके बाद आपने अभी पढ़ा था वर्कशीट में कि फ्रांस जिससे कि और राष्ट्रों को ना बढ़ा दे, तो राज्यों को और राज्यों को अपने अंदर समाहित ना कर ले, तो राज्य मिलाने पर भी रोक लगा दी गई थी। और जिन राज्यों पर उसका अधिकार था उनको भी उस अधिकार को उसने खो दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक लगाने हेतु नए राज्यों की स्थापना
की गई थी। देखिए अभी ये हमने बताया। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आएगा। बच्चों यहाँ पे आप पॉइंट्स भी डाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। सेकंड प्रश्न है मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए सेकंड प्रश्न का आंसर देखिए, ड्यूक मैटरनिक, जो मैटरनिक है बच्चों उसका पूरा नाम है ड्यूक मैटरनिक। तो ड्यूक मैटरनिक ने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उसने कहा कि यदि फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ड्यूक मैटरनिक ने वियना संधि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके अलावा वियना संधि में भी निभाई गई थी, ठीक है। वियना संधि बच्चों आपको याद है, वियना संधि कांग्रेस में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस में हुई थी, ठीक है। वियना संधि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र अर्थात रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में मैटरनिक ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो इस तरह से ये ड्यूक मैटरनिक का रोल हुआ। उसने जो भूमिका निभाई थी वो यहाँ बताया गया कि एक तो वियना संधि में निभाई उसने, और इसके अलावा एक यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रश्न नंबर 3 है, मैटरनिक ने ज्यूसेप मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना है, और वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था जो मैटरनिक हैं, जो ज्यूसेप मैत्सनी हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो प्रजातांत्रिकता की बात कर रहे हैं ना। इनके सपने थे कि प्रजातंत्र आए। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर देखते हैं। ज्यूसेप मैत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। कौन था? इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। मैत्सनी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। किसका बना था? गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। उसने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही लिगुरिया में क्रांति कर दी थी। बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे अगर आपने वर्कशीट को बहुत ध्यान से सुना होगा तो। अगर वर्कशीट को ध्यान से नहीं सुना है तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वर्कशीट सुनने से आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे, परमानेंट लर्न होंगे। तो देखिए ज्यूसेप मैत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। मैत्सनी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। उसने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही लिगुरिया में क्रांति कर दी थी। अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, जिस कारण उसे देश से निकाला दे दिया गया था, ठीक है, देश निकाला दे दिया गया था। इसके बाद उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मासेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि 2 उसने भूमिगत संगठनों की, गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, है ना, जिनके बारे में कि किसी को भी पता ना चले। और इसमें क्या था, उसने यंग, जो युवा वर्ग के व्यक्ति थे, केवल उनको ही शामिल किया था। तो पहला जो संगठन था वो था मासेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के युवा बने थे, ठीक है। इसमें युवा वर्ग को ही शामिल किया गया था। और किस किस देश के? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के। मैत्सनी मानता था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मैत्सनी के विचार प्रजातांत्रिक थे, तो वो यही मानते थे कि जो राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। मैत्सनी ने राजतंत्र का विरोध किया, ठीक है। मैत्सनी ने, बच्चों अभी हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था कि मैत्सनी ने राजतंत्र का विरोध किया और जो रूढ़िवादी विचार थे उनका भी विरोध किया, है ना। उसके विचारों को अपनाते हुए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने और जो दूसरे राष्ट्र थे उनमें भी गुप्त संगठन बने। इसलिए मैटरनिक ने ज्यूसेपे मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का खतरनाक दुश्मन कहा था, ठीक है। और बच्चों आप इसमें चाहें तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो मैटरनिक था वो रूढ़िवादी था, है ना, और जो मैत्सनी था वो प्रजातांत्रिक विचारों का व्यक्ति था। इसीलिए मैटरनिक ने मैत्सनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का खतरनाक दुश्मन कहा था, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रश्न हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है इसमें, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो देखो बच्चों 4th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप में आमूलचूल परिवर्तन हुए, ठीक है। आमूलचूल मीन्स के एक निचले स्तर से लेके बहुत बड़े स्तर तक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। जैसे सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया,
है ना, नेपोलियन की हार के कारण। तभी तो वहाँ पर एक जो रूढ़िवादिता थी उसको अपनाया गया, रूढ़िवादी संगठनों की स्थापना हुई। और क्या हुआ था, जो विकास था, जैसे अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि विकास तीव्र गति से होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्रमिक विकास को महत्व दिया। तो ये सब क्या थी, ये रूढ़िवादिता के विचार थे। तो जो नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप में आमूलचूल परिवर्तन हुए, जैसे सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ गया। देखिए, अपनी राजनीतिक विचारधारा के मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि को मान्यता दी तथा तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास को महत्व दिया गया। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय के बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन हुए थे, एक तो रूढ़िवादिता को महत्व दिया गया था, दूसरा क्रमिक विकास को महत्व दिया गया था, और तीसरा कि वाटरलू की पराजय के बाद, जब नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई थी तो उसके बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश, हिंदी और SST के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।